Assalamu alaikum. So as we have started lectures of European history for CCE exams और CSS exams, जिसमें हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में 1848 से लेकर 1918 तक, और उसमें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की. उसका फर्स्ट पार्ट था वीडियो का बैलेंस ऑफ पावर का. आज दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो का बैलेंस ऑफ पावर का 1848 से लेकर 1918 तक. टाइटल है डिप्लोमेसी इन द अर्ली 20th सेंचुरी. यूरोप में 20th सेंचुरी के अर्ली क्या डिप्लोमेसी हुआ करती थी. द फर्स्ट थिंग, फ्रेंच जो थी प्राइमरी लैंग्वेज थी, लेकिन उसका जो डोमिनेंस था वो कम होता जा रहा था. जो डिप्लोमेट्स थे ज़्यादातर वो एरिस्टोक्रेट्स थे, शेयरिंग सिमिलर कल्चर, और वो सबटल कम्युनिकेशंस, वर्ल्ड सबटल कम्युनिकेशंस में ऑपरेट करते थे, जहाँ पर क्वेश्चंस वेट करना या मिसलीडिंग इंप्रेशंस देना ये कॉमन चीज़ें हुआ करती थी. इन चीज़ों के बावजूद जो डिप्लोमेट्स थे वो मॉरल कोड को फॉलो करते थे और यूरोपियन पीस को प्रिजर्व करते थे. और उस वक्त वो डिप्लोमेट्स के लिए कंट्री का इंटरेस्ट मैटर नहीं करता था, ज़्यादातर यूरोप के पीस को प्रीफर करते थे. उस वक्त की जो ग्रेट पावर्स थी जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखा 1859 से लेकर 1878 तक. लॉस भी हुआ, गेन भी हुआ टेरिटरी का. लेकिन कुछ और चीज़ें सरफेस चेंजेस भी कुछ देखी गई, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, या पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक चेंज और पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है. और जिनकी वजह से ये जो 3 पॉइंट्स हमने देखी, जिनकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में दोबारा डिस्टर्ब हुआ. ग्रेट पावर्स का जो प्राइमरी गोल था उनका ये था कि एटलीस्ट वो वॉर को वेज कर सकें. वॉर होती है तो वॉर पर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए उनके पास कि वो वॉर वेज कर सकें. और उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कुछ कैपेसिटी से मेजर की जाती थी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी. लेकिन कोई भी सिंगल पावर जो थी वो इनविंसिबल नहीं थी, और द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट पावर्स और स्मॉलर स्टेट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट था. जो डिफरेंस था उनके दरमियान में काफ़ी सिग्निफिकेंट था. 1871 से पहले जो ग्रेट पावर की जो स्ट्रेंथ थी वो इन्फेंट्री साइज से मेजर की जाती थी, जो उनकी इन्फेंट्री साइज हुआ करती थी 1871 से पहले. लेकिन ये जो चेंज था पर्शियन आर्मी में, वो एक विक्ट्री का सबब बनता है 1866 से लेकर 1866 और 1870 में, और जो एक यूनिवर्सल मिलिट्री सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. और इस मिलिट्री सर्विसेज में लिंक्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ टू पॉपुलेशन साइज एक ये था, लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आर्मी साइज, और इफेक्टेड ग्रेट ब्रिटेन्स स्टडिंग इन यूरोप. ठीक है. और एज इट्स वॉलंटियर आर्मी वॉज वाफ्ड बाय द लार्जर कॉन्टिनेंटल आर्मीज, क्योंकि जो ब्रिटिश की वॉलंटियर आर्मी थी वो कॉन्टिनेंटल आर्मी से वाफ होती गई. दूसरा, पॉपुलेशन जो चेंज आई इस पीरियड में उसने भी बैलेंस ऑफ पावर को इम्पेक्ट किया. फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो यूरोप में डोमिनेंस थी, लेकिन वो रिवर्स होती गई ड्रामेटिकली. 1850 में फ्रांस जो था वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री था रशिया से. 1910 में फ्रांस जो है लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाता है ग्रेट पावर्स इटली के अलावा. और फ्रांस का जो पॉपुलेशन शेयर था यूरोप में 1850 में 40% था, लेकिन 90s में 10% से कम हो गया. जबकि जर्मनी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी या जो उनका शेयर था 1850 में प्रुशिया के साथ 5% था. 1910 में जब प्रुशिया मिल गया, एक यूनाइटेड जर्मनी बना, तो 50% जर्मनी की पॉपुलेशन होती है. फिर उसके बाद फ्रांस की जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है. लेकिन ये जो नंबर्स थे वो अलार्मिंग थे रियलिटी से. फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो एक्चुअली बैलेंस थी विद हायर प्रोपोर्शन ऑफ मिलिट्री एज. उनमें ज़्यादातर जो है मिलिट्री एज के मैन हुआ करते थे. और व्हेन प्रोजेक्टिंग पॉपुलेशन ट्रेंड्स इनटू द फ्यूचर, फ्रांस प्रोस्पेक्ट सीम्ड डायर. जबकि जर्मनी की जो कंसर्न थी वो रशिया से ज़्यादा रैपिडली होती, मतलब मीनवाइल जर्मनी वर मोर कंसर्न अबाउट रशियाज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. काफ़ी कंसर्न था रशिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उससे. और ओवर शेडोड फेलो जो है ना फीलिंग करता था जर्मनी रशिया की थ्रेट से, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो जर्मनी को थ्रेट फील हो रहा था. अब जो ग्रेट पावर्स की जो पॉपुलेशन है उसको हम जो है एक देख सकते हैं कि कैसी है, लेकिन उस पॉपुलेशन में मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है वो उसको डिटरमाइन करना मुश्किल था उस वक्त. ठीक है. क्योंकि उस वक्त ये होता था जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बिल्कुल कम होती थी, जिनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी पॉपुलेशन कम होती थी. मतलब इस तरह से कुछ सीन होता था. बिफोर 1940 मिलिट्री अथॉरिटीज़ ओवर एस्टिमेटेड थी रशिया पावर से. ठीक है. रशिया के पास ओवर एस्टिमेट होते थे
क्योंकि रशिया की जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो 1 मिलियन से ज़्यादा थी, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की पावर को अंडर एस्टिमेट करते थे क्योंकि उनकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो स्मॉल और होती थी। ठीक है, परसेंटेज जो थी सर्विंग मैन की इन ग्रेट पावर्स में 1850 से लेकर 1914 तक वो रिलेटिवली स्टेबल थी। जैसे कि ब्रिटेन और जर्मनी की जो स्टैंडिंग आर्मी थी या सर्विंग मैन थे वो 1% था, ऑस्ट्रिया की अराउंड 0.85 था और रशिया की स्लाइटली ज़्यादा होती है 1% तक, और फ्रांस इंक्रीज़ होता है 1913 में 2% तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सर्विंग मैन थे इन ग्रेट पावर्स में जो कि रिलेटिवली स्टेबल हैं, बस फ्रांस की थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, अब ये जो फिगर्स हैं वो एक प्रूव करती हैं कि वर्ल्ड वार 1 में एक मिसलीडिंग जो है ना फिगर दिखाई गई मिलिट्री स्ट्रेंथ की, लेकिन वो कुछ डिफरेंट था, जो दिखाई गई वो नहीं था, काफ़ी डिफरेंट था। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन जो ग्रेट पावर्स थी मिलिट्री की, फोर्सेस सर्व्ड डिफरेंट पर्पसेस। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी फोकस्ड ऑन यूरोपियन वॉर्स। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की जो मिलिट्री पावर्स थी वो यूरोपियन वॉर्स पर फोकस करती थी। फ्रांस की जो उनका फोकस था मोरक्को पे। रशिया का फोकस था फार ईस्ट पर। ब्रिटेन का फोकस था इंडिया और लार्जर जो उनके पास लार्जर नेवल फोर्सेस होती थी उन पर फोकस था, क्योंकि ब्रिटेन की नेवल फोर्सेस काफ़ी मशहूर हुआ करती थी। कंपेयरिंग मिलिट्री स्पेंडिंग इन मोर इन्फॉर्मेटिव। नेवीज जो थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी आर्मी से। वॉलंटरी आर्मीज जैसे कि ब्रिटिश की आर्मी होती थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी कंस्क्रिप्ट आर्मी से, और ब्रिटेन की जो है अपीयर टू बी द मोस्ट मिलिटरिस्टिक ड्यू टू इट्स एक्सपेंसिव नेवल एंड वॉलंटरी आर्मी। ठीक है, जबकि जर्मनी जो था वो उसकी जो वैल्यू थी बेस्ट वैल्यू फॉर इट्स मनी वो उनकी ज़्यादा थी, लेकिन रशिया की जो वैल्यू थी आर्मी की वो काफ़ी वर्स्ट हुआ करती थी उस वक्त। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो फिगर दिखाई जाती थी, जो लोगों की एक सोच होती थी कि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी, मतलब मिलिट्री पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा होती थी, 1 मिलियन तक होती थी, लेकिन उनके पास जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल कम होती थी। ठीक है, तो इसलिए इस वक्त रशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ वैल्यू थी वो ज़्यादा वर्स्ट होती थी। अब इस पूरी फिगर्स का जो कंक्लूजन है, ऑस्ट्रिया हंगरी वो डिक्लाइन कर रहा था, ग्रेट पावर से कम होता जा रहा था। इटली बेयरली क्वालिफाइड एज ग्रेट पावर, इटली ग्रेट पावर बनता है। ब्रिटेन फोकस्ड ऑन नेवल पावर, ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल स्केल मिलिट्री पावर्स को अपडेट कर रहा था। जर्मनी जो है वो डोमिनेंट मिलिट्री पावर बन जाता है कॉन्टिनेंट आफ्टर 1890 में। यूरोप के कॉन्टिनेंट में जर्मनी 1890 के बाद डोमिनेंट मिलिट्री पावर बन जाता है। फ्रांस स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, विद जर्मनी आर्मी एंड ब्रिटेन नेवी, और 1940 में रशिया, ब्रिटेन एंड जर्मनी इमर्ज एज द टॉप ग्रेट पावर्स। तो रशिया, ब्रिटेन और जर्मन इमर्ज होते हैं ग्रेट पावर्स की तरह, मतलब ये ग्रेट पावर्स बन जाते हैं 1940 में। और आर्म रेस जो थी वो एस्केलेट कर रही थी विद राइजिंग एक्सपेंडिचर्स ऑन आर्मामेंट्स एंड स्पेशली व्हेन कैलकुलेटेड पर कैपिटा। फिगर्स ऑन आर्मामेंट्स स्पेंडिंग पर कैपिटा जो थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली लेज्ड बिहाइंड, काफ़ी पीछे था। फ्रांस काफ़ी मिलिटरिस्टिक था किसी वक्त में, लेकिन पीछे डिक्लाइन होता गया। ब्रिटेन एंड जर्मनी केप्ट पेस विद ईच अदर। रशियाज लार्जेस्ट पॉपुलेटेड थी लेकिन मिलिट्री बैकवर्ड था, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और एस्टिमेटिंग प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम स्पेंट ऑन आर्मामेंट्स पेंट्स अ डिफरेंट पिक्चर, बट रिलायबल फिगर्स आर ओनली अवेलेबल फॉर ब्रिटेन एंड इवन दोज आर रफ एस्टिमेट्स। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि कुछ पावर्स थी जो वार को बिल्कुल जो है मतलब वेज कर पाती थी या उनके पास कैपेबिलिटी हुआ करती थी, लेकिन कुछ पावर्स थी जो बिल्कुल भी वार के लिए रेडी नहीं होते थे। जैसे कि ब्रिटेन के लिए वार बिल्कुल ईजी होती थी, रशिया के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क था ये। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो है वो स्ट्रगल करती थी सेकंड रैंक में आने के लिए। जर्मनी और फ्रांस बिल्कुल इक्वल थे, रफली इक्वल था, लेकिन जर्मनी जो था वो उसकी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो हो रही थी। जबकि वर्ल्ड वार 1 में ये रिवील किया, ये दिखाया कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज नॉट जस्ट मैन पावर वर क्रूशियल। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैन पावर का होना ज़रूरी नहीं है। वर्ल्ड वार 1 से ये साबित हुआ। ठीक है, अब होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्यूल्ड बाय कोल एंड स्टील ट्रांसफर्ड यूरोप्स पावर डायनामिक बिटवीन 1848 एंड 1940। जहाँ पर यूरोपियन की डायनामिक्स पावर्स थी, जो यूरोपियन पावर्स थी, वो काफ़ी चेंज आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, ये कुछ फिगर्स हैं, हम देखेंगे इसमें। अब यूरोप में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है 1850 में ब्रिटेन डोमिनेट होता है, फ्रांस द ओनली अदर नोटेबल इंडस्ट्रियल पावर। ठीक है, उस वक्त जो था फ्रांस नोटेबल इंडस्ट्रियल पावर था। फिर 1870 में जर्मनी सरपास्ड फ्रांस इन कोल एंड प्रोडक्शन। जर्मनी कोल प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फ्रांस स्ट्रॉन्ग रहता है आयरन और स्टील में। 1871 से लेकर 1819 तक जर्मनी ओवरशैडोड फ्रांस इकोनॉमिकली।
Late 19th century, Germany caught up with Britain, surpassing them in heavy industry by the 20th century. अब जैसे कि अगर थोड़ा आपको आइडिया होगा कि जब वर्ल्ड वार वन हुई थी तो ब्रिटेन वुड सिस्टम था और वर्ल्ड वार वन में भी जर्मनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम का ये मकसद था कि जर्मनी को ग्रो करवाया जाए, क्योंकि जर्मनी एक मेन लोकेशन पर है, मेन एरिया पर है और जियोग्राफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी पर काफ़ी फोकस किया जाता था। वर्ल्ड वार वन में भी किया गया और वर्ल्ड वार टू में भी किया गया जर्मनी पे। वर्ल्ड वार वन में तो जर्मनी को एक ऐसे समझ पनिशमेंट मिली थी और जो उन्होंने किया, और एटो वन बिस्मार्क ने या कुछ जर्मनी क्रिएशन के टाइम पर हुआ था। वर्ल्ड वार टू में भी फिर जब हिटलर ने जो कुछ किया जर्मनी में, जो हिटलर के होते हुए जर्मनी को जो नुकसान पहुंचा, तो उसमें भी वर्ल्ड वार वन के वर्ल्ड वार टू के बाद जर्मनी पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, तो जब लेट 19th सेंचुरी की लेट आखिर में जर्मनी ब्रिटेन के साथ मिल गया और ये जो है surpassing them in heavy industry by the 20th century. Austria-Hungary economically was notable, ठीक है, similar to France after 1867. रशिया रिमेंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। 1890 तक रशिया जो था वो इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड रहा। तो अब और आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब 1819 के बाद फ्रांस की लेवल तक रशिया पहुंच जाता है, वो उनकी रैपिडली ग्रोथ होती है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो थी वो नॉट जस्ट यूरोप रिवील्स द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस एन मैसिव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ्टर 1880। यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा 1880 के बाद। 1914 में यूएस इक्वल्ड ब्रिटेन जर्मनी इन कोल्स प्रोडक्शन कंबाइंड, सरपास यूरोप्स आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। यहाँ पर यूएस जो है बिल्कुल इक्वल हो जाता है ब्रिटेन जर्मनी के साथ कोल प्रोडक्शन में भी। ठीक है, यूरोप की आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ जाता है। दिस मार्क द एंड ऑफ यूरोप्स इकोनॉमिक मोनोपोली। यहाँ पर यूरोप की इकोनॉमिकल जो मोनोपोली थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये इसकी डिक्लाइन जो है वो वर्ल्ड सेंटर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट्स अगर हम देखें 1885 से लेकर 1913 तक ब्रिटिश का जो था प्रोडक्शन ग्रोथ रेट जो था 2.11% था। जर्मनी का जो प्रोडक्शन ग्रोथ रेट था 4.5% था। यूएस का जो प्रोडक्शन ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल 5.2 था। रशिया का जो था 5.72 था। ठीक है, ये जो फिगर है 1885 से लेकर 1913 तक है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होती है 1816 में ब्रिटिश की 25% और ब्रिटेन की फिर 1930 में कम हो जाती है 10%। फिर 1890 से लेकर 1900 तक जर्मनी रोज फ्रॉम 15% टू 17%, लेकिन फिर वापस मुड़ी 15% पे। ठीक है, बाय 1930 में दोबारा वापस 2% वापस आ गया। 1913 में यूएस हैड ग्रेटर देन 35% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर, जो कि ब्रिटेन और जर्मनी को सरपास करती हैं, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शेयर था ये जो पीरियड मैंने बताया 1960 से लेकर 1913 तक। ठीक है, 1816 से लेकर 1930 तक। फिर 1850 में प्रेशिया ऑस्ट्रिया फियर्ड फ्रेंच डोमिनेशन, इनको फ्रेंच डोमिनेशन का फियर था। लेकिन ब्रिटिश की सपोर्ट के साथ फ्रांस जो है चेक पे रहा, मतलब फ्रांस को भी ये डर था कि ब्रिटिश कभी भी मुझ पर अटैक कर सकता है। रशियाज पावर्स उस वक्त डिक्लाइन हो रही थी। ब्रिटिश बिटवीन 1815 से लेकर 1817 तक इकोनॉमिक फोर्सेस अलाइड विद पॉलिटिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक जितनी भी फोर्सेस थी वो पॉलिटिक्स के साथ मिल गई, स्ट्रेंथनिंग बैलेंस ऑफ पावर, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर बढ़ती गई या उनको स्ट्रेंथ ताकत आ रही थी, मतलब ये बैलेंस ऑफ पावर हो रहा था। 1871 के बाद बिस्मार्क सिस्टम रिफ्लेक्टेड बैलेंस यूरोप। ठीक है, अब जो एटो बिस्मार्क आया, एटो बिस्मार्क का जो एक पीरियड था, जो सिस्टम था, उससे रिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा असर पड़ता है यूरोप के बैलेंस पर। ठीक है, आपको पता होगा जर्मनी की जब यूनिफिकेशन हो रही थी तो क्या क्या हुआ था, वीडियो हमने बनाई है उस पर भी। बहरहाल आफ्टर 1890 जर्मनीज इकोनॉमिक डोमिनेंस डिस्टर्ब्ड द बैलेंस। ठीक है, इकोनॉमिक डोमिनेंस जो थी जर्मनी की उससे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। ब्रिटेन पावर काउंटर्ड जर्मनी, ब्रिटिश पावर ने जर्मनी को काउंटर किया। बट प्रिकॉर्सली द यूएस चैलेंज जर्मन डोमिनेंसी। ठीक है, यूएस जर्मन डोमिनेंस को चैलेंज किया। रशियाज रैपिड ग्रोथ थ्रेटेंड जर्मनीज अपॉर्चुनिटी विच वाज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, रशिया की जो ग्रोथ हो रही थी रैपिडली वो भी जर्मनी के लिए थ्रेट था, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब रशिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो जर्मनी को थ्रेट फील हो रहा था, फ्रेंच को भी थ्रेट फील हो रहा था रशिया से कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मसला होगा। और
रशिया लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं होती थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ओटो वन बिस्मार्क के बारे में। यूरोपियन स्टेट्समैन कैलकुलेशन, अर्ली फियर ऑफ रशिया, क्रेमियन वार, मिसप्लेस्ड, और पॉल मेरिस्टोन्स व्यू ऑफ जर्मनी स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस ऑफ पावर, सेंसिबल था। ठीक है, जो रशिया का फियर था जिससे क्रेमियन वार हुई वो मिसप्लेस्ड हुआ, और जो पॉल मेरिस्टन व्यू था जर्मनी के हवाले से बैलेंस ऑफ पावर जब हो रहा था वो काफ़ी सेंसिबल था। बिस्मार्क्स का जो व्यू था जर्मनी की सिक्योरिटी के बारे में वो काफ़ी सेंसिबल था। फ्रांस नीड फॉर अलाइज अगेंस्ट जर्मनी आफ्टर 1890 सेंसिबल था। ठीक है, जर्मनीज डिसीजन टू स्ट्राइक सून आफ्टर 1905 सेंसिबल था। ब्रिटिश नीड्स टू चेक जर्मनी आफ्टर 1905 सेंसिबल था। ब्रिटिश होप्स दैट रशियाज ग्रोथ माइट प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंसिबल था। The major blunder, ignoring the rising power of the United States, which would eventually intervene and end European history as it was known. ठीक है, मेजर ब्लंडर जो ये था कि लोग उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की पावर को इग्नोर कर रहे थे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स पावर में नहीं आ सकता, इस तरह की चीज़ें, लेकिन इंटरवेन हुआ जिससे यूरोपियन हिस्ट्री का खात्मा हुआ, यूरोपियन के यूएससी की वजह से। यूरोपियन स्टेट्समैन फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल अपीयरेंसेस ओवर इकोनॉमिक रियलिटीज़। जो स्टेट्समैन थे वो पॉलिटिकल अपीयरेंसेस पे फोकस कर रहे थे, इकोनॉमिक रियलिटीज़ पे। नेग्लेक्टिंग द यूएस राइजिंग पावर, यूएस पावर को इग्नोर कर रहे थे। दे अथोराइज पॉलिटिकल क्वेश्चंस लाइक हाउ कैन इकोनॉमिक रिसोर्सेज बी मोबिलाइज फॉर वॉर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उनको प्रायोरिटाइज कर रहे थे, फोकस उन पे कर रहे थे कि कैसे जो है ना एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज मोबिलाइज हो सकते हैं। अ कंट्रीज विलिंगनेस टू अडॉप्ट यूनिवर्सल मिलिट्री सर्विस एंड मास आर्मी, इस तरह के क्वेश्चंस उनके जहन में पैदा हो रहे थे। जैसे कि ब्रिटेन इकोनॉमिक लेड डिडंट ट्रांसलेट टू मिलिट्री स्ट्रेंथ ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन नेवल पावर। जो ब्रिटिश की इकोनॉमी थी वो ऐसा नहीं था कि मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो ज़्यादातर नेवल पावर पर फोकस करते थे और रिलाय करते थे। फ्रांस का जो फिगर था 1848 में वो बेस करता था, डिपेंड करता था प्रिजर्व्ड रिवोल्यूशन स्पिरिट पे, नॉट इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। ठीक है, और फिर था फियर ऑफ रिवोल्यूशन कंस्ट्रेंट ग्रेट पावर्स। रशिया, पर्शिया और एंड ऑस्ट्रिया रूलर्स फियर्ड रिवोल्यूशन बिफोर 1848। उनका एक डर था 1848 से पहले रशिया को, पर्शिया को, ऑस्ट्रिया रूलर्स को। ऑस्ट्रियाज फियर ऑफ हंगेरियन रिवोल्यूशन वीकेंड इट इन वार्स। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का फियर था हंगेरियन रिवोल्यूशन का। ठीक है, और रशिया फेस्ड रिवोल्यूशनरी सिचुएशन आफ्टर वार्स इन 1857, 56, 1878 एंड 1905। ठीक है, तो रशिया काफ़ी फेस किया रिवोल्यूशनरी सिचुएशन को, जो कुछ वार्स हुई उनके बाद। जर्मनीज चेंज वर डिसिसिव। बिस्मार्क मास्टर्ड द जर्मन रिवोल्यूशन। जर्मन सोशलिस्ट इंटीग्रेटेड इनटू इंपेरियल सिस्टम। और 1892 में सोशलिस्ट लीडर जो था बेबल सॉ सोशल डेमोक्रेसी, जिसको एज अ परपेरेटरी स्कूल फॉर मिलिट्रिज्म। दिस लीड टू अ फैटल कोइंसिडेंस। ऑस्ट्रिया हंगरी बिलीव्ड वार वुड प्रिवेंट रिवोल्यूशन। इनका यकीन था कि वार से रिवोल्यूशन ख़त्म हो सकता है। जर्मनी का यकीन था कि वार वुड नॉट स्पार्क रिवोल्यूशन, वार से कभी रिवोल्यूशन नहीं आएगा। दोनों का यकीन था कि मेटरनिक जो है सरप्राइज वुड हैव सरप्राइज मेटरनिक, हाईलाइटिंग द चेंज डायनामिक्स लीडिंग टू वर्ल्ड वार 1। इम्पेरियल जर्मनी एक अलग अकेला नहीं था कि वो उनका फियर ख़त्म हो रहा था रिवोल्यूशन से, लेकिन ये जो फियर था ये ज़्यादा बढ़ता गया। द डिक्लाइन ऑफ रेवोल्यूशन स्पिरिट इन यूरोप्स। ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी वो यूरोप के लोगों में ख़त्म हो रही थी। मोस्ट रेवोल्यूशनरी डिकेट्स इज पजलिंग। मार्क्स एंड ईगर्स प्रिडिक्ट करते थे रिवोल्यूशन को आफ्टर 1848। वो सोचते थे कि 1848 के बाद जो रिवोल्यूशंस आएंगे वो काफ़ी वायलेंट होंगे, लेकिन बट गलत थे ये। ठीक है, 20th सेंचुरी की शुरुआत में वायलेंट रेवोल्यूशन सीम्ड अनलाइकली इन मेजर यूरोपियन कंट्रीज। 20th सेंचुरी की शुरुआत में वायलेंट रेवोल्यूशन कम देखे जाते थे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में। जैसे कुछ लीडर्स थे, सर एडवर्ड ग्रे, ब्रेस्टोल्ड, वो मॉडरेट सोशलिस्ट उन्होंने देखा था, लाइक रमसे मैकडोनल्ड्स एंड जेन जॉरस एंड एज द वर्स्ट केस सिनेरियो, नॉट रेडिकल रेवोल्यूशनरी। स्टेट्समेंट का फियर था 1940 में, और मतलब क्या था रिवोल्यूशन के बारे में, क्या सोचते थे 1940 में। दे नीडेड टू इंश्योर पब्लिक सपोर्ट फॉर वॉर। सबसे पहले वो ये चाहते थे कि लोगों की जो है ना सपोर्ट होनी चाहिए वॉर के लिए, विच रिक्वायर्ड ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव्स। जो वार की नेचर थी वो चेंज हो गई, वारफेयर की काफ़ी चेंज हो गई। 1840 में आर्मीज रिलाइड ऑन डिसिप्लिन एंड आउटडेटेड टैक्टिक्स,
लेटर वॉर्स लाइक क्रीमिया एंड इटली वर स्टिल सोल्जर्स बैटल्स विद मिनिमल स्ट्रेटजी, ठीक है। 1948 में आर्मी जो थी वो डिसिप्लिन पर और आउटडेटेड टैक्टिक्स पर रिलाई करती थी। बाद की जो वॉर्स हुई जैसे कि क्रीमिया, इटली, वो जो थी सोल्जर्स बैटल्स पर रिलाई करती थी, ठीक है, मिनिमल स्ट्रेटजी होती थी उनकी। मोर बैकवर्ड जो पावर्स होती थी उनके पास एक एडवांटेज होता था, सीन इन रशियाज रेजिलियंस। कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस वर एक्सपेक्टेड टू मेक नेशंस लेस वारलाइक, ठीक है। कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब हो रहा था तो उनसे वार का जो सिस्टम था वो काफ़ी कम हो रहा था, मतलब वार के जो चांसेस थे वो काफ़ी कम हो रहे थे। लेकिन पर्शियाज 1860s में और 1870s में 1866 में और 70s की जो विक्ट्री थी ये एडेड बाय रेलवेज एंड यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है। इसमें जो विक्ट्री हुई, जो मेन रीज़न था वो उनको सपोर्ट मिली रेलवेज से, यूनिवर्सल सफरेज से और रेनफिस जर्मनी मिलिट्रिज्म से, ठीक है। जनरेशन आफ्टर द कांग्रेस ऑफ बर्लिन 1878 मार्क द ट्रांजिशन। क्या होता है, रशिया एब्सोल्यूट पावर बन जाता है। एब्सोल्यूट पावर जो था वो इनइफेक्टिव और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट करता है और पब्लिक ओपिनियन को अडॉप्ट करता है। पहले 1978 से पहले, जो कांग्रेस ऑफ बर्लिन से पहले रशिया एब्सोल्यूट पावर होता था। नेशनलिज्म एंड मास एजुकेशन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग पीस। मास एजुकेशन या नेशनलिज्म से मतलब उम्मीद लगाई जाती थी कि पीस आएगा। इंस्टीड स्ट्रेंथनिंग स्टेट पावर, ये नहीं सोचते थे कि उस वक्त, पहले ये सोचते थे कि स्टेट की पावर को बढ़ाया जाए तो पीस आएगा, जो रियलिज्म की एक थॉट होती थी। लेकिन बाद में ये चाहते थे कि नेशनलिज्म या मास एजुकेशन के से पीस पॉसिबल है, ठीक है। जर्मनी लेड द वे फॉलोड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। जो ब्रिटेन फ्रांस करते थे वो भी जर्मनी ने अडॉप्ट किया, वही जर्मनी चीज़ करता था। 1940s में जर्मनी इकोनॉमिकली प्रिपेयर था वार के लिए, बट इट्स ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल एडवांटेज हैड पास। लेकिन जो पॉलिटिकल एडवांटेज था वो फायदेमंद हुआ जर्मनी के लिए। जर्मन्स एक्सपेक्टेड एंटी मिलिटरिज्म और सिविल वार इन फ्रांस एंड ब्रिटेन, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस एंड ब्रिटेन शोड स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। ब्रिटेन और फ्रांस का एक मिलिट्री ऐसे समझे कि स्ट्रॉन्ग यूनिटी थी वर्ल्ड वार 1 के दौरान, जिससे फ्रांस जर्मनी को रेजिस्ट कर सकता था मोर इफेक्टिवली देन 1870। रिवोल्यूशन नो लॉन्गर कॉज्ड डिफीट इन वार, इंस्टीड डिफीट लेड टू रिवोल्यूशन। पहले क्या होता था कि रिवोल्यूशन की वजह से वॉर होती थी, ठीक है, तो यहाँ वॉर लोग हार जाते थे रिवोल्यूशन की वजह से, लेकिन बाद में डिफीट की वजह से रिवोल्यूशन आते थे, हार गए और फिर रिवोल्यूशन हो जाता था, स्टार्ट कर देते थे। तो अब ये ओवरऑल जो पीरियड था 17 ईयर्स का 1848 से लेकर 1918 तक, वो लास्ट एज था यूरोप के बैलेंस ऑफ पावर का, 1848 से लेकर 1918 तक, मतलब वर्ल्ड वार 1 के एंड तक। ये जो पीरियड था इसके दो फेसेस थे। 1848 से लेकर 1871 तक ये टर्मोइल विद ओल्ड ऑर्डर क्रम्बलिंग, ये एक फेज था। 1871 से लेकर 1914 तक स्टेबिलिटी विद न्यू नेशनल स्टेट्स, ये दूसरा फेज था। जर्मनी इटली इंटीग्रेटेड इनटू बैलेंस ऑफ पावर, द बैलेंस बिकम अनस्टेबल लीडिंग टू वर्ल्ड वार 1 व्हिच हैड अनकन्वेंशनल आउटकम्स, ठीक है। जर्मनी इटली जब बन रहे थे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हुआ और अनस्टेबल हुआ, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 1 हो जाती है। आपको पता होगा जब ऑटोमन बिस्मार्क आया और जब जर्मनी बना और जर्मनी के साथ साथ इटली बना, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर पूरा डिस्टर्ब हो गया था। नो सिंगल पावर डोमिनेटेड यूरोप, नो यूनिवर्सल रेवोल्यूशन अकर्ड, यूएस इंटरवेंशन डिस्टर्ब ट्रेडिशनल पावर डायनेमिक्स। अब वर्ल्ड वार 1 जब हुई तो यूएस उस वक्त इंटरफेयर नहीं कर रहा था, वर्ल्ड वार 2 में भी यूएस इंटरफेयर नहीं कर रहा था। हम वर्ल्ड वार 2 की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है इस पूरे बैलेंस ऑफ पावर का वो है 1918 तक। तो वर्ल्ड वार 1 में यूएस ने इंटरफेयर किया 1917 में, और जब यूएस ने इंटरफेयर किया तो जो ट्रेडिशनल डायनामिक्स पावर थी वो उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई और वो ख़त्म हुई, और फिर वर्ल्ड वार 1 भी ख़त्म होती है यूएस के इंटरफेयर के बाद, ठीक है। यूरोप वंस द वर्ल्ड सेंटर, ठीक है, बिकेम मेयरली द यूरोपियंस क्वेश्चन। किसी टाइम में यूरोप जो था दुनिया का एक मरकज़ हुआ करता था, सेंटर ऑफ अटेंशन हुआ करता था, लेकिन बाद में यूरोप सिर्फ एक क्वेश्चन बनकर रह गया, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था यूरोपियन पावर में कि ईस्टर्न क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया था, या आपने वीडियो भी देखी होगी शायद, और बहुत काफ़ी व्यूज़ भी आए थे उसमें, ईस्टर्न क्वेश्चन के नाम से, कि यूरोप पर ईस्ट पर कौन हुक्मरानी करेगा। और वो टाइम पीरियड था ये ऐसी वर्ल्ड वार 1 का, जब ऑटोमन एम्पायर क्या जो है ना डिसइंटीग्रेशन होता है, ऑटोमन एम्पायर टूट जाती है, तब क्वेश्चन रेज होता है कि ईस्ट पर कौन हुक्मरानी करेगा। अब ये ईस्टर्न क्वेश्चन था।